अगर हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले और मोदी का कैंप ऑफिस 410 में होगा, हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। उसकी बुनियादी वजूहत मैं आपके सामने रख 56 इंच की छाती है मोदी साहब। तो जो कुछ ट्रंप ने किया है वेनेजुएला के साथ, वो आप पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। काश कि हम इंडिया से कुछ सीखें अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट प्लूरलिज्म, अबाउट न्यूट्रलिटी, अबाउट इंडिपेंडेंस, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दे देता हूं जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान का डिफेंस बजट 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का, हमसे 10.6 गुना ज्यादा परसेंटेज में। भारत भी और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो विश्व की मानी हुई एक प्रसिद्ध एजेंसी है, क्या वो भी इस प्रकार का इंटेलिजेंस ऑपरेशन पाकिस्तान में करके वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत से मामलात खुल के आपके सामने रखेंगी। और आज के दिन का पहला जो पाकिस्तान से उसको मौलाना मसूद अजहर को भी उठा के ला सकते हैं, हाफिज सईद को भी लेके आ सकते हैं। इंडिया का जो रोमांस था विद द वेस्ट, क्योंकि इट वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फिलॉसफीज, सिविलाइजेशनल कल्चर्स बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। न्यूज ब्रीफ था, अगर आपने नहीं सुना कि पैदाइशी पटवारी किस तरह मुश्किल में है, तो मेरे ख्याल में मेरी आपसे दरखास्त होगी कि आज 5 जनवरी 2026 पाकिस्तानी एक चीज को याद रखें, हाफिज सईद को कत्ल करने की कोशिश बाकायदा इंडिया का जो यहाँ पर नेटवर्क था उसके जरिए की जा चुकी है। हमें इस हिसाब से बड़े ही एहतियात की और बड़ी ही हिफाजत की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के सांसदों का मानना है कि भारत चाहे तो एक दिन में पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता है। बाकी पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसकी सेना बिल्कुल घुटनों पे है और सिर्फ अमेरिका और चीन के दम पर ये चल रहा है, वरना इनके पास कुछ नहीं है कि किसी भी तरह से भारत का मुकाबला कर पाएँ या भारत की सेना से निमट पाए। पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सिर्फ ट्रंप अपने पागलपन में ही इन लोगों की मदद कर रहा है और बेकार की मदद में सिर्फ अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहा है। थोड़े समय बाद ट्रंप का ये पागलपन हट जाएगा, नहीं तो ट्रंप खुद हट जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से कठपुतली है अमेरिका की साउथ एशिया में, और भारत और चीन के खिलाफ इसका इस्तेमाल होता है और चीन भी अपने पत्ते खेलता है। और भारत को अब चाहिए कि परमानेंट सोल्यूशन ढूंढे इस पाकिस्तान नाम की परेशानी का। ये सिर्फ अब एक ये बात नहीं रहेगी कि वो हमारा एक पड़ोसी देश है, बल्कि पाकिस्तान अब एक खतरा बनता जा रहा है भारत के फ्यूचर को लेके। ये तो हमें पता है कि भाई ठीक है, पाकिस्तान ने साजिशें करनी है, वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। है। और आज वादे के मुताबिक ये दूसरा वीलॉग है जो हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची है कि किस तरह मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या अपडेट है। खास तौर के ऊपर मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क जो है सऊदी अरब, उसके अंदर क्या मामलात इस वक्त चल रहे हैं। ऑफिशियल कॉरिडोर्स ऑफ पावर से जो हमारे पास रिपोर्ट्स पहुंची हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत से मामलात खुल के आपके सामने रखेंगी। और आज के दिन का पहला जो न्यूज ब्रीफ था, अगर आपने नहीं सुना कि पैदाइशी पटवारी किस तरह मुश्किल में है, तो मेरे ख्याल में मेरी आपसे दरखास्त होगी कि आज 5 जनवरी 2026 का जो पहला न्यूज ब्रीफ है वो आप जरूर सुन लीजिए, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए कि पैदाइशी पटवारी जो है, जो इस वक्त उनके अपने यूनिट ऑफिसर्स के मुताबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कहते हैं, जो फील्ड मार्शल बने हुए हैं सेल्फ इम्पोज्ड, उनको उनके अपने यूनिट ऑफिसर्स क्यों कहते हैं, उसकी क्या वजूहत है, मैं पहले वीलॉग के अंदर बता चुका हूं। और क्या मामलात हैं और इमरान खान को लेके क्या मामलात हैं वो भी मैं बता चुका हूं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर इमरान खान की अहमियत वाज़े तौर के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है और आसिम मुनीर का जो है वो वैल्यू गिरती हुई इस वक्त तक तो नजर आ रही है। मार्केट के उतार चढ़ाव की तरह इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स है उसमें ये मामलात वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं। और हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त सामने खुली हुई है वो आपके साथ मैं शेयर करने से पहले, इस वक्त क्या ओपन सोर्स के ऊपर बातचीत चल रही है और बड़ी यूनिक बातचीत चल रही है, जो आज से पहले बड़ा इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर सोशल मीडिया सीन, अरब वर्ल्ड के अंदर सोशल मीडिया सीन बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर चलता है। लेकिन जिस वक्त सऊदी ऑफिशियल गजट खुल के इस किस्म की बातचीत शुरू कर दें तो पता चलता है कि बैटल लाइंस बड़ी क्लियरली ड्रॉ की जा रही हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ये देखिए आप कि यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर क्या बातचीत की जा रही है जनाब, के ये सऊदी गजट की 4 जनवरी 2026 की रिपोर्ट है कि किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान
उस ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास ये रहा है कि जब जब देश में पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं थी और जब जब पॉलिटिकल एम्बिग्विटी थी, तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। इतिहास गवाह है आज की डेट में कि कुछ मूर्खता हुई है जो भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप पे देखी गई है, वो चाहे आज की डेट में मोरारजी देसाई के केस में हो, वो चाहे फॉर दैट मैटर आज की डेट में मोरारजी देसाई के बाद वीपी सिंह हो, इंद्र कुमार गुजराल हो और मनमोहन सिंह हो। यहाँ पर जिस प्रकार की पॉलिटिकल एम्बिग्विटी डेलिबरेटली मेंटेन की जाती थी और इन लोगों के दौरान जिस प्रकार से भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा गया था, उसके तहत ये चीज तो क्लियर है कि पॉलिटिकल एम्बिग्विटी पहली बात कभी भी मदद नहीं करती। इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए पॉलिटिकल एम्बिग्विटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल क्लैरिटी की आवश्यकता है। और एक मजबूत सरकार जो पहली बात इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को विजुअलाइज कर सकती है, वही इस चीज के बारे में सोच सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए सबसे बड़ा फोकस जब वो हाफिज सईद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये है कि क्या हम हाफिज सईद को इस नज़रिए से पकड़ सकते हैं, इस तरीके से पकड़ सकते हैं कि उसको पकड़ने के बाद ये एक ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाए कि आप ही के फेलियर के कारण इस व्यक्ति के साथ ये पर्टिकुलर हादसा हुआ है कि उसको हमें पकड़ के लाना पड़ा। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि आज हाफिज सईद एक यूनाइटेड नेशंस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। अगर भारत एक ऐसा एट्रीब्यूशन कर सकता है कि पहली बात हाफिज सईद ऑपरेशनली पाकिस्तान में एक्टिव है, दूसरा हाफिज सईद आज की डेट में ऑपरेशनली एक्टिव होने के बाद पाकिस्तान के अंदर रह के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काउंटर टेररिज्म के नॉर्म्स हैं उनको वायलेट कर रहा है। अगर भारत इस प्रकार का नैरेटिव बनाने में सक्षम रहता है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर इस नैरेटिव के तहत भारत इस ऑपरेशन को अंजाम देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं प्राप्त करेगा। क्योंकि गौर करके समझने की कोशिश कीजिए कि यदि अगर भारत ये नैरेटिव प्रूव कर देता है तो इस नैरेटिव के तहत एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर हमें पाकिस्तान को कन्विंस नहीं करना है कि हम आपके ऊपर एक्शन क्यों ले रहे हैं, बल्कि कन्विंस पूरे वर्ल्ड को ये करना है और एक सिग्नल देना है कि यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नॉर्म्स का वायलेशन था जिसकी वजह से मजबूरन हमें ये गतिविधि को अंजाम देना पड़ा। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर नैरेटिव के तहत जो विश्व की अलग अलग शक्तियां हैं वो भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का डिप्लोमेटिक दबाव नहीं डाल सकती इसके बाद कि आपने ये पर्टिकुलर ऑपरेशन को क्यों अंजाम दिया। इस रीज़न से देखिए कि जब हम हाफिज सईद की बात करते हैं तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक असेसमेंट ये भी बहुत क्लियर है कि आज हाफिज सईद एक स्टेट प्रोटेक्टेड स्ट्रेटेजिक एसेट है। स्टेट प्रोटेक्टेड स्ट्रेटेजिक एसेट होने के कारण से एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है कि अगर हमें हाफिज सईद को टारगेट करना है तो हाफिज सईद को टारगेट करने से क्या हम ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हाफिज सईद को मडूरो की तरह उठाकर ले आए तो इवेंचुअली लश्कर तैयबा की जो ऑपरेशनल मटेरियल कैपेसिटी है वो फाइनली डिग्रेड हो जाएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि आप गौर कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बोली थी कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हाफिज सईद को अगर हम मान लीजिए पकड़ के लाते भी हैं तो इससे क्या हमारे लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट फर्दर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई इमोशनल लेवल पर ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं करना है, हमें ये देखना है कि क्या लश्कर तैयबा के चीफ को पकड़ के लाने से क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की मटीरियल लेवल पर जितनी भी ऑपरेशनल कैपेसिटी है क्या हम उसको तोड़ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ क्लियर है कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये काम करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जो ऑपरेशन करेगी वो ऐसा डिजाइंड होगा कि जिसमें पहली बात चाहे पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर लेवल पर बम हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर एक पहले तो इंटरनल क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया जाए। क्योंकि यदि अगर पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल क्राइसिस मैन्युफैक्चर होता है तो एक चीज़ यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण क्लियर हो जाती है कि इस इंटरनल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप